सही होगा ये लेकिन बेटा ऑनलाइन में से कोई एक आधा बच्चा बता दे कि आपको ये कैमरे का कोई इशू तो नहीं। अच्छा, थोड़ा सा तो मैंने भी आइडिया गया। और बेटा कैसे हैं आप लोग? बड़े हो गए। मेरा ख्याल है ये आखिरी पेपर है कैफ में। तो इसमें छोटा बच्चा तो कोई आता नहीं, तो इसमें बड़े बच्चे ही होते हैं। चले, थैंक यू बेटा। तो बेटा जरूर पढ़ लें। ले बेटा कैफ एट सब्जेक्ट पढ़ने से पहले तो थोड़ी सी आपको चीज़ें बता दें कि एक तो मेरे बच्चे आपने कोशिश करनी है कि ग्रुप ए का कोई पेपर छोड़ के आपने ग्रुप बी का कोई पेपर नहीं रख लेना। यानी कि आपके लिए लाजमी है कि आपने ग्रुप ए इस अटेम्प्ट में पास करना है। तो उसका पास करने का मतलब एक पेपर आपको फ्री में मिलना है। तो हरगज भी कोई भी पेपर स्किप करके आपने ग्रुप बी का कोई पेपर नहीं उठाना। अगर आप छोड़ के यहाँ पे बैठे हो कोई पेपर, तो जाओ मेरे बच्चे उस पेपर को दोबारा उठाओ। तो ये लाजमी है, ये बताना भी लाजमी है आप लोगों को, क्योंकि मैं हैरान होता हूँ कि बच्चों को अभी तक एक दो दिन पहले एक बच्चे से मेरी बात हुई। तो वो किसी बच्चे का एडमिशन करवा रहे थे ऑडिट में। तो जब ऑडिट में एडमिशन को उन्होंने कहना कि बीलो अभी हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि वो हो जाना है, मर्ज हो जाना है, तो हम इकट्ठा करके पढ़ेंगे। बीला हम छोड़ रहे हैं। तो दो पेपर दिए हुए हैं आप पीछे। तो बीला छोड़ के एक मेरा ख्याल है कॉस्ट का पेपर था, और अब साथ हमने ऑडिट कराना है, टैक्स और R1 दिया हुआ। तो बीला नहीं करना। खुदा का खौफ है। और भाई जाओ, मसला ये नहीं कि पेपर मर्ज होगा या क्या होगा। मसला ये है कि ग्रुप ए पास करना है। तो मेरे बच्चे इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ग्रुप ए का कोई पेपर छोड़ के आपने वो किया, ऑप्ट किया इसको, तो ये ना कीजिएगा, उसको पूरा पास करें। और दूसरा मेरे बच्चे मेरा ख्याल है कि अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं होती। आप लोग पहले ही माशाल्लाह सीफी के मुफ्ती स्टूडेंट्स हो। तो वैसे भी मेरे बताने से अपने आप यानी कि अगर मैं बता भी दूंगा उसका पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह से कतई कोई पेपर पास नहीं होगा। तो बच्चे पहले ही मुझसे नाला है, कहते हैं कि I2B के अंदर, क्योंकि हमारी अप्रोच हुआ करती थी, मुझे बेटी से मुझे याद आ गया। I2B के अंदर हमने कोई 5-6 चैप्टर पढ़ा करते थे, 6-7 चैप्टर, लेकिन पास हो जाते थे। क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे एक ही चीज़ बच्चों को बताता हूँ, मेरे बच्चे हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ पेपर पास करना है। अगर कोई ये सोचे ना कि पता नहीं हम यहाँ पे वो नॉलेज इकट्ठा करेंगे जो आगे हमारा लाइफ टाइम हमारे काम आएगा, ऐसा ये सब बकवास है। बकवास मतलब इतना भी नहीं, लेकिन आप खुद सोचें, एक बच्चा पेपर देने के बाद उसको बेचारे को 2-4 दिन के बाद वो भूलना शुरू हो जाता है चीज़ों को। 2-4 दिन मैंने ज्यादा रख ली, इज्जत रख ली बच्चों की। तो वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि एग्जामिनेशन हाथ से निकलने की देर है, वो चीज़ें भूलना शुरू हो जाती है। एक बच्चे ने पहले पेपर दिया, खुदा ना खासा उसकी अटेम्प्ट लगी, उसके कोई 40+ नंबर आए थे। अच्छा, दूसरी दफा पेपर देता, उसके आ रहे हैं 25 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर। इसका मतलब है कि उसने दूसरी दफा अटेम्प्ट दी, वो अच्छा खासा भूल गया है। पेपर देने के लिहाज से वो भूल गया है, तो इसलिए मेरे बच्चे ये चीज़ें भूल ही जानी है। सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद यहाँ पे क्या होना चाहिए? पेपर पास करना है। बाकी जो थोड़े से सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शन कह लें, या क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि डर एक कारोबार है। तो डर का माहौल बनाना बड़ा जरूरी होता है, कोई भी हो। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर ही डर का माहौल पैदा करके अपने अपने कारोबार चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है मेरे बच्चे, डर इस सब्जेक्ट के अंदर भी काफ़ी बनाया जाता है, ताकि आप लोग ज़रा थोड़ा सा टीचर्स के साथ अटैच हो जाए, क्योंकि ये भी बेचारा बी लॉ, I2B, सी लॉ उसी तरह का पेपर है कि आप खुद से कर करा के इसको कर सकते हैं। खैर, ले बेटा पहले तो क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग मॉड्यूल डी में ये सब्जेक्ट पढ़ा करते थे, तो हमें नहीं पता था कि ये न्यूमेरिकल है या थ्योरेटिकल है। यानी कि इतने इग्नोरेंट हुआ करते थे उस दौर के अंदर, क्योंकि आई कैप की किताबें नहीं होती थी या कुछ इस तरह का मटेरियल नहीं होता था। तो कहीं से भी सिर्फ सिलेबस कंटेंट्स होते थे। टीचर अपनी अपनी किताबें दिया करते थे, अपने नोट्स देते थे, जिससे हम पढ़ा करते थे। तो हमें नहीं पता था कि ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल है। लेकिन अब अभी भी मैं सोच के चल रहा हूँ कि शायद बच्चों को अभी भी आइडिया ना हो। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कि नेचर ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। लेकिन हम फिर आगे क्या करेंगे, आपको इधर उधर से जब आप बात ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल भी नहीं, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये एक वो मैं कह रहा हूँ एक डर का माहौल। मेरे बच्चे एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी जितने बच्चे पेपर ये सी इंटर कर रहे हैं, कैफ पास कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनमें से 5 से 10% बच्चे भी ऐसे नहीं जिनको ऑडिट में वो मिल रहे हैं, आर्टिकल्स मिल रहे हैं। 5 से 10% भी ऐसे नहीं। तो सारे के सारे बच्चे अदर देन ऑडिट अपने आर्टिकल्स कर रहे हैं, चाहे वो टैक्स हो, चाहे बुक कीपिंग हो, चाहे कोई और एडवाइजरी वाला मामला हो, ERP वगैरह व्हाट्सएवर।
तो ऑडिट में तो आर्टिकल ही नहीं मिल रहे। अगर ऑडिट में आर्टिकल, और कई फर्मों ने तो ऑडिट करना ही छोड़ दिया, मेजोरिटी फर्में आप ऐसी ऑडिट करती ही नहीं। तो अब जो बच्चे बेचारे, और जो वो सोचे कि वो जो इंडस्ट्री आर्टिकल्स कर रहे हैं, वहां पे तो अगर देखा जाए तो फिर तो ऑडिट का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। वहां पे इंडस्ट्री ने जाके ऑडिट थोड़ी करना है? उसका तो ऑडिट होता है। तो कहने का ये मतलब कि वो जो हम इस सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, वो तो हर एक चीज प्रैक्टिकल है। आप, मेरा ख्याल है कि बी लॉ तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, सी लॉ भी आपने पढ़ लिया होगा, आई थिंक से। चलिए अभी आप रखेंगे उसको। अच्छा, कुछ बातें होंगी जो रेफर की जाएंगी बी लॉ की तरफ, सी लॉ की तरफ, आर वन की तरफ। तो कुछ ना कुछ इस तरह की, क्योंकि इसमें नॉलेज इस्तेमाल होता है। यानी कि रेफरेंस है, सिर्फ ये नहीं कि उनका किया हुआ होना बहुत, लेकिन आर वन एटलीस्ट आपने पढ़ी। ये भी याद रखिएगा कि एटलीस्ट आप लोगों ने आर वन पढ़ी। ये ना हो कि लॉयर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी की मैं बात करूं, है, और माशाल्लाह कुछ पता ही ना हो कि ये एनआरबी क्या होती है या ये सारा कुछ क्या होता है। तो इतना का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक वो चीज बता रहा था कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो मेरे बच्चे, उन बच्चों ने सीए फाइनल के अंदर एडवांस ऑडिट पास करना है, और उन्होंने कभी ऑडिट की शक्ल ही नहीं देखी ड्यूरिंग आर्टिकल्स, तो वो उस पेपर को कैसे पास कर लेते हैं? तो इसलिए मेरे बच्चे, खुदा ना खासा इस तरह के कत्तर किसी डर में नहीं जाना आप लोगों ने। इतना का नॉलेज आप लोगों को दे दिया जाता है इस किताब के अंदर कि आप पेपर पास कर ले। और वैसे भी आपने 50 नंबर लेने हैं, 100 नंबर का आपका पेपर है, तो 50 नंबर आपने लेने हैं। 50 नंबर आप गलत कर दो, उसमें से 5-7 नंबर का सवाल ऐसा होगा जो मान लो कि नहीं आता होगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो हमने 50 लेने हैं। तो मेरे बच्चे, एक इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिस तरह बी लॉ, सी लॉ, इस तरह के सब्जेक्ट्स I2B आप पढ़ के आए हो, ये उसी तरह का सब्जेक्ट है। और ये आई कैप के भी हम ये सारा पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ना है, वो इतना नॉलेज है उसके अंदर कि आपको आपका पेपर पास करवा दे। तो खैर, तो एक तो मेरे बच्चे ये थ्योरी का पेपर होगा, और उसके बाद अगेन वही अप्रोच मेरे बच्चे, नॉलेज बेस और एप्लीकेशन बेस। अब बी लॉ तो आपने लोगों ने कह दिया कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ। अब मैं जरा आपसे एक चीज पूछता हूँ, अज्यूम कर लो कि बी लॉ के अंदर आपको एक नॉलेज दिया गया था, अगर आपको याद हो, फाइंडर ऑफ गुड्स के मामले में। तो फाइंडर ऑफ गुड्स के मामले में मेरे बच्चे एक लॉ की प्रोविजन थी कि अगर किसी को किसी की गुमी हुई चीज मिले, तो जब तक उसका मालिक ना मिल जाए, उस चीज को रिटेन करने का हक उसी का है जिसको वो चीज मिली है। ये नॉलेज है। ये जो उस वक्त आपको ये चीज बताई गई, तो ये आपको क्या दिया गया था? ये नॉलेज दिया गया। अब आई कैप वो सीधी सीधी चीज थोड़ी पूछता था। आई कैप क्या करता था? मान लो कि आज यहाँ पे सीएफई में किसी का मोबाइल गुम हो गया, और वो राणा नवीद को मिल गया। राणा नवीद ने क्या कर दिया? प्रिंसिपल को जमा करवा दिया दो साहब को, कि दो साहब ये जिस बच्चे का है उसको ढूंढ के दे दीजिएगा। तो 2-4 दिन के बाद जाके उन्होंने पूछा दो साहब से कि दो साहब आपने मोबाइल दे दिया? तो दो साहब कह रहे नहीं, अभी बच्चा नहीं मिला, अभी ढूंढ रहे हैं। तो राणा साहब ने उनको कहा कि सर फिर वो मोबाइल मुझे वापस करें। दो साहब कह रहे नहीं, वो मेरे कॉलेज से मिला है, तो मैं तो वो तो अपने पास रखूंगा। तो अब बताएं, अब देखो मेरे बच्चे, नॉलेज क्या था? वो जो एक लाइन लिखी हुई आपको पढ़ाई दी कि जब तक मालिक ना मिल जाए, जिसको चीज मिली है उसी के पास रहेगी, ये नॉलेज है। अब ये जो सिचुएशन है, इसके ऊपर आपने जो उसको उस लिहाज से आंसर करना है। नहीं, ये जो चीज रहेगी, आप किसके पास है मुझे बताओ? वो जो मोबाइल है वो मेरे पास रहेगा या दो साहब के पास रहेगा? मेरे पास। ये आपने क्या किया? उसको अप्लाई किया है। ये मेरे बच्चे इसकी एप्लीकेशन बेस होती है। यानी कि नॉलेज होगा तो अप्लाई हो। अगर हम ये कह दें ना कि सिर्फ ये एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है, भाई नॉलेज हो ही ना, आपको किसी चीज के बारे में बताया ही ना गया हो, आप उसको अप्लाई, जैसे गाड़ियां चलानी है किसी ने, है, अब गाड़ी अज्यूम कर लो कि मैं यहाँ पे बैठ के उसको नॉलेज भी दे सकता हूँ किसी हद तक, कि गाड़ी का वो सारा जिस तरह जैसे इसकी अगर हम बात करें, आप सोचेंगे नहीं नहीं सर वो तो एक आप शायद उल्ट कर रहे हैं। वो तो पहले गाड़ी, फिर अगर कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लो गाड़ी के बारे में, क्या स्टीयरिंग है, क्या ब्रेकें हैं, क्या वो सारा कुछ है। नहीं मेरे बच्चे, अज्यूम करो ये जो पायलट्स होते हैं, ये नहीं होता कि सीधा जाके हम उनको जहाज में बैठा देते हैं। उनको उस तरह की सिचुएशन के अंदर पहले हम एक कमरे में बैठाते हैं, उनको सारा कुछ सिखाते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, फिर जाके वो क्या करता है, उसको एक्चुअली सिचुएशन में अप्लाई करता है। तो इसलिए खुदा के लिए, क्योंकि मैं बार बार, क्योंकि ये बच्चों का बड़ा कंसर्न होता है ऑडिट को लेके, सर ये तो एप्लीकेशन बेस्ड है, तो सर ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो अभी आप तो लोग क्लास में बैठे हो, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से आ गया? अभी आप फर्म में तो आप गए ही नहीं, आपने प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं किया। तो खुदा के लिए इस फियर में नहीं आपने आना। एक तो ये याद रखिएगा, नॉलेज बेस भी है और एप्लीकेशन बेस भी है। और अगेन एप्लीकेशन किस चीज की होगी? नॉलेज की होगी। अगर आपके पास नॉलेज, ओ ये क्या है, माजूद, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी, इसकी आज पहला दिन है क्लासेस का, तो थोड़ी सी ये मल्टीमीडिया वगैरह की सेटिंग होने वाली है। तो मैं तो समझ रहा था कि शायद चीजें नजर आ रही हैं आपको। तो ये दो चीजें ऊपर लिख रखी है मेरे बच्चे, एक लिखा हुआ नॉलेज बेस, एक लिखा हुआ एप्लीकेशन बेस। नहीं बेटा, समझ आ गई थोड़ी बहुत कि जो चीज हमने यहाँ पे पढ़नी है,
मेरे बच्चे उसी को वो अप्लाई करवाएगा, कोई उससे रूटीन से हट के कुछ नहीं आएगा। वालेकुम सलाम। ले बेटा, ये आपके सामने मैंने कहा कि थोड़ा सा एक डेमो भी रख रहे हैं। हर पेपर के अंदर, हर अटेम्प्ट के पेपर के अंदर इस तरह के सवाल भी आते हैं। नो डाउट वो एप्लीकेशन भी है, थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन हर अटेम्प्ट के अंदर इस तरह सवाल भी आते हैं। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस तरह आपका बिलो आपने पढ़ा था ना, बिलो के अंदर कहा हुआ था कि मान लो कि वो जो 85 मार्क्स हैं, उसका मेरा ख्याल है कोई 35% या 34% वो नॉलेज बेस है। नॉलेज बेस का मतलब क्या था? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो यहां पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ये बिल्कुल वही है जो किताब के अंदर लिखा हुआ है, उसको उसने पूछा हुआ। तो अगेन मेरा ख्याल है कि मादरत आज के लिए जो भी है, नहीं वो ये देखें मेरे बच्चे, ये अच्छे खासे मार्क्स हैं उस तरफ लिखे हुए। ये अगर मैं ये कहूँ, यहाँ पे ये है 5 नंबर का, ये है 6 नंबर का सवाल, ये है 4 नंबर का, ये 3 नंबर का, और ये 5 नंबर का। तो अगर इनको आप जमा कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 20 या 20+ ये मार्क्स आते हैं हर दफा। यानी कि 30 मार्क्स के राउंड यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट मेरे बच्चे सवाल पूछे जाते हैं। किताब के अंदर जो लिखा हो वही दोबारा आपने रिप्रोड्यूस करना है, पॉइंट्स याद करके। तो मेरे बच्चों को यहाँ पर भी ये खाली ये ना समझना कि सर ने तसल्ली के लिए शायद एक अटेम्प्ट का उठाया होगा, ला के हमें दे दिया। ये नेक्स्ट आप देख लें उसमें, ये बिल्कुल, ये भी मेरे बच्चे, ये 5 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये 6 है, ये 5 है। तो ये भी तकरीबन कोई 20 नंबर के राउंड। ये तो अच्छा, बाकी कहीं और भी है। एक क्वेश्चन होता ही ऐसा मोस्टली 99%। तो इसलिए मेरे बच्चे आपने क्या रखने वाला, नॉलेज। नॉलेज होगा तो उसको क्या करेंगे आप? अप्लाई करेंगे। बगैर नॉलेज के कुछ अप्लाई नहीं होता मेरे बच्चे। जब समझ ही कुछ नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं। नहीं बेटा, जरा सिलेबस के बारे में जरा थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लें। याद करें, हमारे बी लॉ के भी कंटेंट हुआ करते थे और हमने उसको कुछ ग्रिड्स में डिवाइड किया हुआ था। यानी कि हमारे हर चैप्टर के मेरा ख्याल है बी लॉ में तो 18 चैप्टर थे, उसको भी हमने कोई 4-5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। यहाँ पे हमारे 15 चैप्टर हैं और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। मेरा ख्याल है कि पहले आप जरा थोड़ा सा चैप्टर्स का मैं आपको बता दूं। बेटा, ये आपके 15 चैप्टर्स होंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा पूरा कुछ भी नहीं। इनको हम मेनली 3 हिस्सों में, पढ़ने के लिहाज से 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, लेकिन हमारा जो ग्रिड है उसको 4 हिस्सों में बच्चे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, ग्रिड ए होगा हमारा। मेरा ख्याल है कि अगेन कल आप लोगों के पास इंशाल्लाह मैं तवक्को कर रहा हूँ कि किताब होगी, और किताब उसी तरह आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, स्मार्ट नोट्स आपको दे दिए जाएंगे मेरे बच्चे हर चैप्टर की। मैक्सिमम आधे पौने घंटे के अंदर आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया करेंगे, एक चीज भी मिस नहीं होगी उसके अंदर, और वो पॉइंट्स की शक्ल में होगा। हर चीज आपको इंशाल्लाह पूरे का पूरा। देखो, आई कैप की किताब कहते हैं थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन बच्चे ये पढ़ेंगे तो हम बेहतर तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकें ना। जिस तरह हमने बी लॉ के अंदर वो सारा कुछ रखा था कि आई कैप की किताब पढ़ लें, 100% तसल्ली हो जाती है कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा। और MCQs वगैरह के अंदर भी अच्छी खासी आसानी हो जाती है। तो ऐसे ही मेरे बच्चे होगा, आई कैप की किताब पढ़ेंगे, लेकिन आपको इंतहाई स्मार्ट नोट्स, इंतहाई स्मार्ट नोट्स वो दे दिए जाएंगे हर चैप्टर के अलग, और आई कैप की हेडिंग के लिहाज से उसके बुलेट्स बने होंगे। आप जब पहले बल्कि उसको पढ़ें, उसके बाद किताब को पढ़ें, ताकि किताब आपके लिए आसान हो। तो आज चैप्टर नंबर 1 के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसी तरह मेरे बच्चे, हम पूरे के पूरे जो 15 चैप्टर हैं हमारे, उसके आपको स्मार्ट नोट्स दे दिए जाएंगे। तो किताब आई कैप की फॉलो करेंगे, लेकिन उसको मेरे बच्चे आसानी के साथ रिवीजन पर्पज के लिए उन नोट्स को हम यूज करेंगे। तो ये मेरे बच्चे, ताकि इंशाल्लाह वो देखिएगा, उसमें ये इंतहाई आसान हो जाएगा आपके लिए। ये बेटा, हमारा जो ये ऑडिट है, ये हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसको अभी थोड़ी सी बात को रहने दें। मैं जरा थोड़ा सा आपको पहले पढ़ाता हूँ, बताता हूँ ऑडिट होता क्या है, तो फिर मैं आपको वापस लेके आता हूँ यहाँ पे सिलेबस कंटेंट। वैसे भी जरूरत को नहीं होती इन चीज़ों की, बस इतना याद रखिएगा। ये जो ग्रिड ए है, इस ग्रिड ए के अंदर हमारे 3 चैप्टर्स हैं, और हम पढ़ेंगे भी इसी तरतीब से। पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, 2, और फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। तो ये मेरे बच्चे एक्चुअली ये जो डील करता है, ये शुरू के अंदर जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है ना, जस्ट एग्जांपल, चले मैं अभी हमने पढ़ा को नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। ऑडिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अजीम कर लो CFE कंपनी है, और CFE की यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के हमने रख ली है। ये हमने खुद ही बनानी होती है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के यहाँ पे रख ली है। अब हम क्या करेंगे, किसी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। जब ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे किसी बंदे को, जिस तरह वो हमने बी लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑडिटर के साथ कि भैया आओ, आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करके इसके ऊपर एक रिपोर्ट दे दो। अब मेरे बच्चे, वो जो अपॉइंटमेंट के मामला हैं, जब हम ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे होंगे, अपॉइंट करते वक्त हमने किन चीजों का ध्यान रखना है, वो हमारे इन इन 3 चैप्टर्स के अंदर मेरे बच्चे कवर होते हैं। ये ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में मामला पढ़ेंगे।
जब ऑडिटर अपॉइंट हो गया मेरे बच्चे, उसके बाद क्या करेगा, ऑडिटर ऑडिट परफॉर्म करेगा। ये जो दो हमारे ग्रिड है, ये है ऑडिट को परफॉर्म करने के बारे में। और जब परफॉर्म कर लेगा ऑडिट, आखिर के ऊपर जाके अपना कंक्लूजन देके जाएगा, हमें एक रिपोर्ट देके जाएगा। ये जो डी ग्रिड है मेरे बच्चे, ये है रिपोर्ट के बारे में। यानी कि हम ऑडिट को क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा करते हैं। सबसे पहले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बड़े सारे मामला होंगे, वो डिस्कस करेंगे। जब ऑडिटर अपॉइंट हो गया, चीजें तय हो गई, अब वो ऑडिटर आएगा यहाँ पे ऑडिट परफॉर्म करेगा एक्चुअली। तो वो जो परफॉर्मेंस है मेरे बच्चे, वो ग्रेड बी और सी के अंदर हम सारा उसको पढ़ेंगे। और जब वो परफॉर्म कर लेगा ऑडिट, उसके बाद आखिर पे जाता हुआ हमें एक रिपोर्ट देके जाएगा। वो रिपोर्ट किस तरह देके जाएगा मेरे बच्चे, वो हम डी के अंदर पढ़ेंगे। तो 3 हिस्सों के अंदर, यानी कि अपॉइंटमेंट, परफॉर्मेंस और कंक्लूजन या रिपोर्ट, जो भी है रिपोर्टिंग बैलेंस। तो ये मेरे बच्चे हम इसको पढ़ा करेंगे। ये बाकी ये जो सारे चैप्टर हैं, ये सारी बात ऑडिटर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। ये चैप्टर नंबर 14 और 15, सिर्फ 2 चैप्टर ये जो इसके बारे में होंगे, रिपोर्टिंग के बारे में, कंक्लूजन के बारे में। अच्छे खासे इंपॉर्टेंट ये है। माजूद दरअसल इतने 1.5 पौने 2 महीने के बाद दोबारा से क्लास में आके उसको पढ़ाना, जरा 1-2 दिन लगेंगे रूटीन में आने में। हम भी इंसान हैं मेरे बच्चे। दोबारा देखिए, हमारे 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ग्रिड 4 हैं, लेकिन 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक मेरे बच्चे होगा ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में, उसके हमारे 3 चैप्टर हैं। जब ऑडिटर अपॉइंट हो गया, उसके बाद मेरे बच्चे वो क्या करेगा, ऑडिट परफॉर्म करेगा। परफॉर्मेंस के बारे में चैप्टर सब लोग के ये 5 चैप्टर निकाल दें, 10 चैप्टर मेरे बच्चे ऑडिट की परफॉर्मेंस के ऊपर होंगे। और 2 चैप्टर हमारे किसके होंगे, वो रिपोर्टिंग के। माजरत ले बेटा, आई मीन थोड़ी सी तसल्ली के लिए आपके, पता नहीं अब इससे तसल्ली मिलेगी या आप लोग वाकई डरेंगे। तो ये रिजल्ट बताया हुआ है, नजर आ रहा होगा लास्ट के ऊपर, शुक्र है ये परसेंटेज नजर आ रही। तो बहुत बुरा नहीं, क्योंकि आखिरी पेपर है। और एक बड़े सारे जज्बाती लोग भी इस पेपर को उठा लिया करते हैं। अभी पिछला कोई पेपर छोड़ के सीधा आके ऑडिट को पकड़ लिया, तो जाहिर बात है फिर बात का तो कोई बंदा तंग भी होता है इस तरह। लेकिन फिर भी इतनी बुरी पासिंग परसेंटेज नहीं है, आप देख ही सकते हो। ये जो लास्ट अटेम्प्ट है वो 37%। यानी कि इन एवरेज अगर आप देखेंगे तो शायद ये 35, 36, 37, 35, ये हमेशा इसी के अराउंड ही रहे। तो इतना तो आपको और लास्ट टाइम तो आपको 2-3 अटेम्प्ट जो हैं, और इसमें बड़ा अजीबोगरीब चेकिंग के अंदर भी कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं। इवन देन ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी कोई पेपर जिसमें कभी फेल ही नहीं हुए, तो अनफॉर्चुनेटली उनके किसी के 7 नंबर, किसी के 9 नंबर। तो मैं आई कैप का बता रहा हूँ, मैं अपना नहीं बता रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ आई कैप का। जो बच्चे बेचारे आके डिस्कस करते हैं कि सर ये हुआ है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो बच्चों ने अच्छी खासी आवाज भी उठाई, टीचर ने भी आई कैप से डिस्कस किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक बच्चा कभी फेल ही नहीं हुआ, उसने 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, तो 7 नंबर या 9 नंबर कैसे आ सकते हैं। तो शायद इसके भी कुछ मसले मसाइल अभी हैं, तो आई कैप ने शायद अल्लाह करे कि इसको रिजॉल्व कर लिया हो। ये हर एक के साथ नहीं, ये एक्सेप्शन है ऐसे। नहीं बेटा, अब कैफेट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वही मेरा ख्याल है अब बड़े हो गए आप लोग, जिस तरह हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह ही पढ़ना है। एक तो डेली क्लासेस, इसमें छुट्टी नहीं करनी मेरे बच्चे। जैसे अभी मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1, 2 और उसके बाद 13, ये तीनों चैप्टर हम इकट्ठे करके पढ़ेंगे। इन तीनों का आपस में लिंक है, यानी कि अगर आपने आज का लेक्चर छोड़ दिया तो कल के लेक्चर में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मेरे बच्चों, आपने इसमें छुट्टी नहीं करनी, चीज़ें आपस में लिंक करती हैं। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ एक सेपरेट है और कोई नया चैप्टर शुरू होगा तो उसमें कुछ नया होगा, नहीं, इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें पीछे से ही चल रही होंगी। एक तो मेरे बच्चे, एक तो डेली क्लासेस और पास्ट पेपर प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी है। कोई पीछे मैं पास्ट पेपर्स नहीं करवाता था, तो बच्चों ने फिर कहा कि सर पास्ट पेपर भी करवाएं। मैं ये कहा करता था कि जब मैंने चैप्टर पढ़ा दिया ना, चैप्टर पढ़ाने के बाद अगर आपके पास्ट पेपर सॉल्व नहीं हो रहे, या तो मेरे पढ़ाने का फर्क है या आपके पढ़ने में फर्क है। अब मेरा ये जज्बाती बयान था, है? बच्चे कहते थे कि सर हम पढ़ते ही वो हैं जो आप पढ़ाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं ना कि हम खुद से भी कुछ करें, सर ये भूल जाएं आप। मैंने कहा कि बेटा आप सीए के बच्चे हो, इतनी की तो मुझे हुआ करती है कि आप लोग शायद खुद से भी नहीं कहते सर छोड़ दें, और भी बहुत सारे काम हैं। तो जो आप पढ़ाएंगे हम वही पढ़ेंगे बस। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैंने पास पेपर भी करवाने शुरू कर दिया उसको। तो मेरे से हम यहाँ पे क्लास में भी करेंगे इंशाल्लाह पास पेपर। इसकी दो ही तरीके से तैयारी होती है, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट और पास पेपर। पास पेपर का आई कैप ये पूछता है, वो पूछता है, कि आपने जो कुछ पूछा वो सारा पास पेपर के अंदर, और उसके सबके आंसर अवेलेबल है।
सर समझा रहा हूँ आप, इसलिए इंशाल्लाह आपको कुछ नया नहीं मिलेगा कि पेपर के अंदर शायद जाते ही आपको कुछ नया मिल गया। वो सारा कुछ वही होगा जो आपने कहीं ना कहीं किताब के अंदर या पास्ट पेपर के अंदर पढ़ा होगा। 80 to 90% वही होगा जो आप पढ़ के गए हो। जो 5-10% तो सरप्राइज तो आई कैप आखिर आई कैप है वो, इतना तो उसमें भी मेरे बच्चे थोड़ा बहुत तो अना आई कैप की अपनी भी है कि मैं कहीं ना कहीं तो अपना आप दिखाऊं कि बच्चा को लगे कि आई कैप का पेपर देने हैं। तो इससे मेरे बच्चे थोड़े बहुत 5-10% के अलावा बाकी सारा वही होगा जो आपने देखा हो। नहीं बेटा, तो पास पेपर के साथ क्लास टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जिस तरह हमारी कोशिश होती है कि हम बी लॉ सी लॉ के अंदर एक कोई एक्सटेंसिव टेस्टिंग करें, क्योंकि लिखने से ही काम चलना है मेरे बच्चे। यहाँ पे लिखेंगे जितना आपका फायदा होगा। तो मेरे बच्चे क्लास टेस्ट आपने लाजमी जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन वाले बच्चे जब वो टेस्ट जमा करवा दिया करेंगे तो कोशिश करें कि 2 दिन के अंदर अंदर उनका टेस्ट उनको वापस मिल जाए। अगर ना मिले तो फिर मुझे बताएं। और आप लोग भी, और केस स्टडी प्रैक्टिस मेरे बच्चे आपको एक तो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट होगी आपके पास, ये 2 किताबें आपको अलहदा दी जाएंगी। ये मैं प्रोवाइड करूंगा, पास पेपर अलहदा होंगे और केस स्टडी की किताब अलहदा होगी। अभी उसका प्रिंट नहीं करवाना आपने, प्रिंट जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ये सोल्यूशन आ जाएंगे, ये अटेम्प्ट भी अपडेट हो जाएगी पास पेपर्स के अंदर, तो फिर आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो फिलहाल आपको सॉफ्ट के अंदर मेरे चाहे पास पेपर की किताबें अलग से आपको दे दी जाएंगे, पास पेपर चैप्टर वाइज। जैसे आई कैप के 15 चैप्टर हैं उसी तरह चैप्टर वाइज पास पेपर होंगे और उनके साथ ही सजेस्टेड सोल्यूशन भी होंगे। और ये प्रैक्टिस के लिए केस स्टडीज जितनी भी उसमें बाकी कोर्सेज के भी हैं मेरे बच्चे, जैसे ICAW है या हमारा जो IC मैप है, कि उसके भी जो रेलिवेंट आए हुए हैं सवाल हमारे, या हमारे जो CFAP है उसके अंदर जो रेलिवेंट सवाल हैं हमारे सिलेबस से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे मेरे बच्चे यहाँ पे केस स्टडीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। यानी कि 3 किताबें अगर देखा जाए तो आपके पास होंगी, बल्कि अब ये चौथी भी है, वो जो स्मार्ट नोट्स होंगे आपके पास। तो ये मेरे बच्चे आपने ये 4 चीजें दिमाग में रखनी है। उसी तरह जब आपने पास पेपर पढ़ लेने वो तो हम करेंगे ही करेंगे, तभी भी मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, पहले दिन भी बताता हूँ, आखिरी दिन जब सिलेबस खत्म होगा उस वक्त भी करेंगे। तो एग्जामिनर कमेंट्स किए बगैर आपने पेपर देने नहीं जाना, लाजमी तौर पे पढ़ना है। ये पेपर चेक करने वाला आपको बताता है कि बच्चों ने क्या गलतियां की, फिर बच्चे वो गलती आपने दोहरानी थी। जस्ट एग्जांपल, अभी कल एक बच्चा बैठा हुआ वो कहता है कि सर मेरा जो कॉस्ट का पेपर था वो मैंने बड़े कम मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। तो मेरा उससे ये सवाल था कि बेटा क्या आपने मॉक नहीं अटेम्प्ट किया था? वो कहता है कि सर मॉक जो था वो पास पेपर होते हैं, अब पता नहीं अल्लाह भला करे इन लोगों का। भाई पास पेपर चेक करने का क्या फायदा होता है मॉक के अंदर? अगर पास पेपर ही देने तो फिर तो सत्यानाश है, बच्चे ने वो तो पहले किए होते हैं, कम से कम सवाल तो नहीं दे दो। तो खैर अगर आपने बी लॉ का मॉक दिया, कभी दिया था बी लॉ का मॉक, कोई पास पेपर था उसके अंदर? मेरी तो कोशिश हमेशा होती है कि मैं था। मैं ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे आप कोई पेपर अटेम्प्ट करें उसमें पास पेपर आ जाए? मेरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ फिलहाल, उसका नहीं। तो ये आपने लाजमी करने में बच्चे एग्जाम डॉक्यूमेंट्स। खैर ऑर्डर में हो सकता है कोई फिलहाल, क्योंकि उसमें आपको पता है कि जरा थोड़ा सा टच देना होता है, क्योंकि बच्चा पास पेपर इतने करता ही नहीं। नो बट अगली बात है उसमें भी उसी तरह का मामला होगा कि सर वो पढ़ेंगे भूल जाएंगे, वो तो होना है मेरे बच्चों। और उसका फिर तरीकाकार क्या है? रिवाइज करना है, बार बार जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको जस्ट वो स्मार्ट नोट्स निकाले बैठे, उसको मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर बड़ी आसानी के साथ रिवाइज हो जाएगा, एक लाइन भी नहीं छूटेगी उसके अंदर। और जब उसको पढ़ लेंगे वो चैप्टर आपकी किताब भी वैसी तैयार हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि उससे अब 2-3 दिन हो गए मुझे अभी तक चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हुआ उसके नोट्स तैयार करते हुए। तो क्योंकि आपको पता है कि ChatGPT और ये सारा कुछ, अब आप खुद अगर हम आपको लगा देंगे वहां पे वो टाइम जाया करने वाली बात होगी। हम खुद वहां से सारा कुछ कर करा के, ये नहीं कि वो हम कोई अलहदा से कोई एक चीज निकाल के उसको कर रहे हैं, वो अच्छी चीजें निकल सकती हैं। लेकिन अब आपको पता है कि आपके सेकंड हैंड दिमाग भी है जो ChatGPT और इस तरह की शक्लों में, आपने आगे इन्हीं का प्रयोग करना है। सही बात है, आपने इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए सारे काम करने हैं। आप ये भूल जाएं कि पता नहीं हम अपने ही दिमाग इस्तेमाल करेंगे, नहीं नहीं मेरे बच्चे, वो दिमाग इस्तेमाल करके दिमाग बना दिए हैं। जिस तरह कभी हम प्लस माइनस किया करते थे ना, तो अपने दिमागों में किया करते थे, उसके बाद कैलकुलेटर आए तो हमें लगा कि पता नहीं हमारे दिमाग तो गए, लेकिन वो उस कैलकुलेटर ने फायदा दे दिया हम हैं। अब वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम आसानी से कर लिया करते थे, पहले दिमागों से ही करते थे। अब वो जितने कम्प्लेक्स काम आपने करने वो सारे के सब अब आपको कौन करके दे रहा है? ChatGPT। तो खैर, तो इस तरह का मामला मेरे से स्टडी, वही मैंने आपको बता दिया मेरे चाहिए कि आपकी स्टडी टेक्स्ट लाजमी है। कोई और किताब इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पे मैंने कभी नहीं मना किया उसको, मैं तंज भी नहीं कर कि सौ की किताब है या फलानी है, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि इसमें MCQs नहीं होते तो आप जो मर्जी किताब इस्तेमाल कर लें, लेकिन मेरे से बेहतर यही है कि जब नोट्स ही आपको मिल जाने हैं आसान वाले, इंतहाई आसान वाले, तो बेहतर यही है कि हम आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को इस्तेमाल करें। तो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट होगी और मैंने आपको बता दिया उसके साथ 2 किताबें आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग। उसमें पास पेपर अलहदा होंगे और केस स्टडी अलहदा होगा।
और दूसरा मेरे बच्चे एक चीज याद रखिएगा कि इस पेपर को पढ़ते हुए कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपने घर जाके भी देना है, क्योंकि बीला और सीला की तरह मैं वहां पे मेरी कोशिश होती है कि बच्चे को कहता हूँ आधा पौना घंटा जाके घर पढ़ लो, काफी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक चीज को बार बार रिपीट करवाते जाना। मैं सुनूंगा सुनाऊंगा, वो कहीं ना कहीं हमने किताब के क्लास के अंदर ही उस किताब को तैयार कर लेना, लेकिन ये मेरे बच्चे पॉसिबल नहीं है। अगर ये सोचेंगे मैं बैठा बैठा यहाँ पे पूरे का पूरा चैप्टर ऐसे ही उसको बोल दूं जैसे बीला और सीला का होता है, ऐसा मेरे बच्चे इसमें पॉसिबल नहीं होता। तो थोड़ा सा सिलेबस भी लेंथी है और चीजें भी जरा इस तरह की हैं, तो बेहतर यही होगा कि बच्चे कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपने घर जाके इसको पढ़ना है। किताब पढ़ें 1 घंटा पौना घंटा उस पर लगाएं जो भी है, और मेरा ख्याल है कोई 30-35 मिनट के अंदर वो रिवीजन नोट्स उसके पूरा चैप्टर वैसे ही रिवाइज हो जाएगा। तो साथ आप किताब से भी उसको तैयार करें। तो बेटा ये लाइव से ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए होता है वैसे कि हमारी क्लासेस पढ़ाने का तरीकाकार क्या होता है, लोग तो रिकॉर्डेड देते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि जैसे अभी ये क्लास हो रही है साथ ही लाइव चल रही है, वो जो बचपन से आप लोगों को पता ही है। तो इससे फायदा ये होता है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं वो साथ साथ चलना चाहें क्लास के तो चल सकते हैं, क्योंकि अगर आज का लेक्चर मैं उसको रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके कहूंगा ना कि कल तक अपलोड हो जाएगा, तो आपने वहां से करना है। ऑनलाइन वाले बच्चों ने तो मेरे बच्चे उसमें होता क्या है बच्चे के दिमाग में पहले से आ जाता है कि मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर में दरअसल वो प्रोसेसर बिल्कुल ठंडा हुआ हो अब गला आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पे आ जाएगा इंशाल्लाह, बस 2-3 दिन है। क्योंकि मैं जरा बोलता हूँ जरा हमें बिला वजह ऊंचा बोलता हूँ, और मेरा इस मामले में खुद पे कंट्रोल भी नहीं है कि मैं अपने आप को कंट्रोल रख सकूँ। नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं अगर मैं आहिस्ता बोलूंगा तो बच्चे सो जाएंगे, और वो काम तो मेरा है, आप क्यों सुने। नहीं बेटा एक तो ये रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव भी है, तो रिकॉर्डेड भी हम दे दिया करते हैं वैसे ही। व्हाट्सएप ग्रुप मेरे बच्चे उसी तरह आप लोगों के अपना जो ग्रुप है ना जो स्टूडेंट्स के सारे ग्रुप हैं वो ओपन होंगे, यानी कि आप जो भी क्यूरी करना चाहें वहां पे करें, बेहतर यही होगा। कोई इंडिविजुअली करना चाहे उसकी मर्जी, लेकिन बेहतर यही होगा कि ग्रुप के अंदर ही क्यूरी कर लें ताकि बाकियों का भी फायदा हो। तो यहाँ पे और आपका जो क्लास टेस्ट वो आपको पता ही है, और 100 नंबर 100 रुपया भी मिलता है जो टॉप करता है, वो यहाँ पर भी होगा मेरे बच्चे। जो टॉप करेगा उसको 100 नंबर 100 रुपया भी मिला करेगा। तो मेरा ख्याल है कि कोई 25-30 टेस्ट हैं, तो 2-3 हज़ार रुपया तो हम निकाल सकते हैं सीएफई वालों से वापस में। तो और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर ये तो हैं, लेकिन फिर देने वाले और भी कम होंगे। टेस्ट हमने आपको पता है कि उसमें गोली भी तो करानी कॉलेज की, तो टेस्ट लाजमी देना मेरे बच्चे। पेपर आपका किस दिन होगा? 8 सितंबर। ये मंडे का दिन है, क्योंकि इस दफ़ा ये कह लें अनफॉर्चुनेटली या जो भी है 1 सितंबर को पेपर शुरू हो रहे हैं। पहला मंडे आ रहा है जो सितंबर का, वो पहली तारीख को ही आ रहा है। तो पहली तारीख को आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। तो क्योंकि ये सेकंड लास्ट पेपर होता है, तो ये जाके अगले मंडे को जो 8 सितंबर को है, ये 8 सितंबर को आपका पेपर होगा। तो ये तारीख आपने याद रखनी है कि आपका पेपर किस दिन है। ये तारीख किस दिन आ जानी है आपको पता भी नहीं चलना मेरे बच्चे। ये अगली चंद दिनों के बाद आपके दाखिले जाने शुरू हो जाने, उसके बाद चंद दिनों के बाद आपकी रोल नंबर स्लिप आ जानी, चंद दिनों के बाद आपके पेपर आ जाने। इसलिए मेरे बच्चे इसमें वो जो आखिरी दिनों के अंदर हम जिस तरह पढ़ते हैं ना, कोशिश किया करें। देखिए अब आपको पता है कि बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत तो करते ही नहीं हजारों जैसे अभी हमने ये देखा था कि पेपर कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी 5,715 बच्चों ने पेपर दिए। भागे जाए सारे कॉलेजेस के जो अभी ऑडिट की क्लास में बच्चे बैठे हों जो फिजिकल है उनको उठाएं, ये वाली फिगर भी पूरी नहीं होनी, क्योंकि फिजिकल आता ही कोई नहीं। ये वाली फिगर भी पूरी नहीं होगी। बड़ी मुश्किल से ये 715 बच्चे पूरे पाकिस्तान के अंदर फिजिकली क्लास के अंदर बैठे हों। मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं, ये ना कहना कि खुदा ना खासा ये। अब खुद सोचें कि 5,000 के करीब बच्चा अभी फिर इतने के बच्चे अपीयर होंगे। ये वो बच्चे होंगे जो या तो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, या मोस्टली वो बच्चा है जो पुराने जो लेक्चर है वो उनको अटेंड करके वो कर रहा है। तो मेरे बच्चे तो खुद सोचें कि वो कितने के कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ रहे होंगे, कितना उनकी चेक एंड बैलेंस होगा उनका अपने आप के ऊपर या किसी और का उनके ऊपर। तो बड़े मसले मसाइल हैं इनके अंदर। तो ये भी वजूहात में से एक वजह है कि जो बच्चे खुदा ना खासा फेल होते हैं। आपको पता है कि पायरेटेड लेक्चर है, तो जरा थोड़ा सा हराम हरूम वाला मामला मैं नहीं बोलता, ना होते हैं, अल्लाह माफ करे माजरत के साथ, कोई हराम हलाल नहीं होता यूट्यूब से। तो ये इस तरह इस चक्कर में ना पड़े। देखिए मेरे बच्चे मैं वैसे मैं एक वकील हूँ, जहाँ पे सीए से रिलेटेड हूँ, मैं वकील भी हूँ।
हमारे मुल्क के अंदर याद है आपने बी लॉ के अंदर सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़े थे, 4 सोर्सेज ऑफ लॉ। हाँ, जहां पे मान लो कि पार्लियामेंट भी थी, वहां पे प्रेसिडेंट भी था, है? तो वहीं पे अगर आपको याद हो एक कस्टम्स भी थी, है? और हमने कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर जो कस्टम्स हैं वो रिप्लेस कर दी गई हैं शरीयत से। ऐसे में रोचे, जो चीज पाकिस्तान के अंदर गैर शरई है वो गैर कानूनी भी है, और जो चीज गैर कानूनी है उसके ऊपर सजा भी है। याद रखोगे। अब होता क्या है कि जिस बंदे ने लेक्चर यूट्यूब से देखे उसको कोई सजा नहीं, इसका मतलब उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। अगर गुनाह ही नहीं किया तो मेरे बच्चे तो फिर खुद सोचे कि हलाल हराम वाला मामला उसकी तरफ क्यों चला गया। अब होता अगर हम देखें, जिस बंदे ने वो लेक्चर डाउनलोड करके इलीगली उसको अपलोड किया उसने गैर कानूनी काम किया। जिसने वो चैनल बनाया है, जो उसका सोर्स बना, वो उसने गलत किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। है? और कई कॉलेजेस हैं वो होने नहीं देते। कोई बच्चा इस तरह की हरकत करता है, साथ ही उसको एक्टिव कर देते हैं कि चल भाई तैयार हो जाए, एफआईआर आ रही है तेरी तरफ, नहीं तो डिलीट करे इसको। तो वो डिलीट करते हैं। कई कई कॉलेजेस के नहीं मिलेंगे आप, वो करने में नहीं देते वो। अब होता क्या है कि मेरे बच्चे और वैसे भी भुगत वही रहे हैं जिन लोगों ने कभी इस मामले में 2 नंबरियां भी, और ये होती भी बड़ी। टीचर क्या करते थे, अपने कुछ लेक्चर जानबूझ के वो किया करते थे, क्या कहते हैं उसको, हाँ अपलोड किया करते थे जानबूझ के। अब बच्चा वहां पे पढ़ता था, उसको लगता था कि यार ये तो कमाल हो गया, कहीं और से भी कुछ मिलेंगे, नहीं वो कहते हैं कि कहीं और से नहीं मिलेंगे, ये कॉलेज से ही मिलेंगे। तो फिर वो कॉलेज से वो लेता था उसको, क्योंकि मैं मेरा ख्याल है कोई कॉलेज ऐसा नहीं था ये अपना इस वेंचर के वेंचर से पहले जहाँ पे हम लोगों ने काम नहीं किया, और ये सारे जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ मोस्टली सबके साथ ही। तो ये जानबूझ के लेक्चर लीक करना, तो ये हलाल तरीकाकार है। उसके बाद रोजों के दिनों के अंदर मान लो कि 5-10 दिन के अंदर आपने फ्री दे देना पोर्टल, उसके बाद फ्री बच्चा का सारा पढ़ लेगा उसके बाद क्या होगा, बच्चे वो आ जाएगा बेचारा एक दफा। उसके बाद आप वो बच्चे जब जैसे वो खत्म करेंगे फ्री वाला एक्सेस, तो बच्चा कहेगा सर वो क्या हो गया, वो कहेंगे पैसे दे। तो तरीकेकार ही है ना बच्चे पैसे निकालने के। इसलिए इस चक्कर में अब हजारों बच्चे हैं बेचारे जिन्होंने यूट्यूब से लेक्चर पढ़े हुए, सैकड़ों हजारों बच्चे, अब वो सारे परेशान है। पहले हलाल हराम का चक्कर हमारे सीए के अंदर ही है, उससे बच्चों को बड़ी मुश्किल से निकालते हैं कि सीए हलाल है या हराम है। उसके बाद अब वो बच्चों ने लेक्चर वहां से लेकर पढ़ लिया, अब हमने उस चक्कर में डाल दिया ये हलाल है या हराम है। खुदा का खौफ करें। जनरल में आपको, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन जिसने ये फतवा दिया है वो भी मुफ्ती नहीं होगा, है? तो कि ये लेक्चर खुदा ना खासा देखो जी हराम है, ऐसा कोई नहीं मेरे बच्चे। वही बात मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई, क्या जिन लोगों ने लेक्चर देखे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं की। हाँ, जिसने अपलोड किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसने गलत किया। तो वो उसके लिए मामला उसी तरफ रखें मादर के साथ। थोड़ा सा सिंपल करके मैंने आपको बताया ताकि इस परेशानी से निकला जाए। इतने सारे बच्चों के बेचारों के मैसेज आ जाते हैं साथ में, फतवा हमसे लेना शुरू कर देते हैं। भाई हमारा क्या नॉलेज है इस चीज के अंदर? मैं कानून, मान लो कि कानून का एक तालिब इल्म हूँ, कानूनी लिहाज से आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है। और पाकिस्तान के अंदर बैठ के हलाल हराम की बात कर रहे हैं। ले बेटा, क्लास जरा थोड़ी सी ज्यादा टाइम की रखी ताकि तसल्ली से हम पास पेपर भी करें और तसल्ली से अपने डिस्कशंस भी करें। तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे नहीं आज, एक जनरल सी डिस्कशन करेंगे कि ये ऑडिट शुरू कहाँ से हुआ। मादर के साथ मुझे जिन बच्चों ने सी लॉ पढ़ा हुआ है पहले, वो जरा हाथ खड़े कीजिए जिन्होंने पढ़ा हुआ। तो चंद एक ही हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, तो मेरा ख्याल है कि वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा इंशाल्लाह। ले बेटा, पढ़ने जा रहे हैं ऑडिट। तो सबसे पहले तो मेरे चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ऑडिट होता क्या है। ये कल सेट हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कल सेट हो जाएगा। आज इसकी रेजोल्यूशन जरा थोड़ी सी ज्यादा हुई है। ऑडिट होता क्या है मेरे चाहिए, जरा थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं। याद करें बचपन में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कारोबार करना चाहें तो 3 तरीके से कारोबार कर सकते हैं। एक मेरे बच्चे हमारा कारोबार करने का तरीका कहा था सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर मेरे बच्चे जब हम कारोबार करते थे एज ए सोल ट्रेडर, तो क्या हुआ करता था कि एक बंदा है, वो बंदा उस कारोबार का मालिक हुआ करता था। अब ये नहीं कि वो जिस कारोबार का मालिक है वहां पे लोग इंप्लॉय काम नहीं करते होंगे, हमने डिस्कस किया था इंप्लॉय यहाँ पे बड़े सारे हो सकते हैं, बड़े सारे हो सकते हैं, लेकिन इस कारोबार के मालिक कितने होंगे? मालिक सिर्फ एक हो। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, ये जब ये कारोबार चलाया जा रहा होगा, इसका हिसाब किताब भी होगा। जब हिसाब किताब होगा, ये बंदा, मुझे एक चीज पहले बताएं, क्या ये बंदा खुद उस कारोबार में इन्वॉल्व होता है? ये जो सोल ट्रेडर है, पक्की बात है इन्वॉल्व होता है।
है। सोल ट्रेडर में तो लोग कारोबार करते ही वो जो उनको आता है, और वो इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, डे टू डे एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं, सारे डिसीजन खुद ले रहे होते हैं, सारा हिसाब किताब खुद रख रहे होते हैं। तो कहने का ये मतलब कि मेरे बच्चे, अगर तो हम सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार करते हैं, याद करें हमने सीलॉ के अंदर पढ़ा था, मुझे एक चीज बताएं, सोल ट्रेडर ये जो मालिक है और जो उसका कारोबार है, क्या इन दोनों के अंदर सेपरेशन हुआ करती थी? कोई सेपरेशन नहीं होती थी। क्या उसका कारोबार एक अलग से इंसान हुआ करता था? नहीं। तो इनकी इस कारोबार की अपनी कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी, इंसानों वाली कोई हैसियत नहीं होती थी। तो होता क्या था मेरे बच्चे, ये कारोबार और इसके मालिक में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं था। तो मालिक खुद ही उस कारोबार को चलाता था, खुद ही हिसाब किताब रखता था, किसी तरह की उसको किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था पार्टनरशिप। अगर किसी कारोबार के मालिक एक से ज्यादा बढ़े, तो हमने कहा था कि उसको क्या बोला करते थे, उसको पार्टनरशिप बोलते थे। अब पार्टनरशिप के अंदर मेरे बच्चे मुझे अगेन बताएं कि जब हम पार्टनरशिप से कोई कारोबार शुरू करते हैं, क्या मालिक और जो कारोबार है उसमें सेपरेशन होती? कोई सेपरेशन नहीं होती। यानी कि मालिक और कारोबार एक ही है। याद करें हमने जब बी लॉ पढ़ा था पार्टनरशिप के अंदर, हमने कहा था कि हर पार्ट, जो राइट्स हमने पढ़े थे, राइट्स और ड्यूटीज, चैप्टर नंबर 12-13 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हर पार्टनर का राइट है वो बिजनेस की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर आपने किसी पार्टनर को बिजनेस की मैनेजमेंट से अलहदा करना है, तो उसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर वो आपके साथ एग्री कर जाए कि ठीक है भैया मैं बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हूंगा, तभी आप उसको सेपरेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर हम सब लोग मिलकर कोई कारोबार करते हैं पार्टनरशिप का, हमारा सबका मेरे बच्चे राइट है कि हम उस बिजनेस की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होंगे, और याद करें वहां पे हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो पार्टनरशिप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह होंगे, जो अकाउंट्स होंगे, जिसके पास वो अकाउंट्स होंगे, जब भी कोई बंदा, कोई पार्टनर, कोई भी पार्टनर, ये नहीं होगा कि कोई नॉमिनल पार्टनर है, कोई फलाना पार्टनर है, जिस मर्जी तरह का पार्टनर, जिसके पास अकाउंट्स होंगे, जब उनसे हिसाब किताब मांगेगा, उसको ट्रू अकाउंट्स लाजमी उसको बताएगा। ऐसा था कि नहीं? और ट्रू अकाउंट्स वहां पे कानूनी तौर पर, ये कानून है कि सही हिसाब किताब उसके सामने रखना है कानूनी तौर पर। तो या तो पार्टनर खुद बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, या मेरे बच्चे अगर वो ना भी इन्वॉल्व हो, तो उसका राइट है कि उसको सही अकाउंट्स जब वो मांगे उसके सामने रख दिए जाए। तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होती मेरे बच्चे। दिक्कत किस चीज की, जो मैं बताना चाह रहा हूं, अब जरा देखिएगा मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो, याद करें हमने डिस्कस किया था, अगर कुछ लोग मिलकर कोई कारोबार शुरू करें, लेकिन उस कारोबार को रजिस्टर्ड करवा लें एज ए कंपनी। और कंपनी मेरे बच्चे कैसे बना करती थी, जब हम उसको इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर किया करते थे अंडर कंपनी एक्ट 2017। तो कंपनी एक्ट 2017 के तहत जब हम उसको रजिस्टर करवा लिया करते थे, तो हम कहते थे ये क्या बन गई, ये कंपनी बन गई। और जब ये कंपनी बन गई, तो याद करें हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बनते ही ये जो कंपनी है, ये जो कारोबार है तो ये कारोबार, लेकिन ये खुद से एक इंसान बन जाता था। ऐसे मेरे बच्चे, ये खुद से एक इंसान बन जाता था, और ये इंसान सेपरेट था अपने मालिकों से। और मालिकों को हम क्या कहा करते थे बोला? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, मेंबर्स कह लो, या शेयर होल्डर। जिन्होंने कंपनी लॉ पढ़ लिया उनको पता है, मेंबर और शेयर होल्डर सेम भी होते हैं, लेकिन इनमें फर्क भी होता है। हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता, क्योंकि उसमें गारंटी लिमिटेड वाला जो मेंबर था वो शेयर होल्डर नहीं होता, लेकिन हर शेयर होल्डर मेंबर होता है। तो सिर्फ बता रहा हूं। तो मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कंपनी बना के कारोबार करें, तो कंपनी जैसे ही हम रजिस्टर करवाते थे, कंपनी खुद से एक अलग इंसान बन जाती थी, और वो अपने मालिकों से अलग था। मालिक अलग हो गए, कारोबार अलग हो गया। पार्टनरशिप में ऐसे नहीं होता। आप पार्टनर से कारोबार कभी भी अलग नहीं कर सकते, होता ही नहीं कानूनी तौर, किसी भी तरीके से नहीं होता। कभी भी पार्टनरशिप के अंदर मालिकों से कारोबार अलग नहीं होता, ना ही सोल ट्रेडर के अंदर मालिकों से कारोबार अलग हो सकता है मालिक से। लेकिन कंपनी में ये कॉन्सेप्ट है। तो कंपनी, और ना ये कंपनी होती, अभी हम देखेंगे, ना ही आपका ऑडिट का प्रोफेशन होता। आपको पता है कि ऑडिट जो हम करते हैं वो पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर का तो ऑडिट होता ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी का होता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कंपनियां ना बनती, तो कभी भी आपके इस प्रोफेशन ने जन्म ही नहीं लेना, आप लोग कभी ऑडिटर बनने ही नहीं थे। ये जैसे ही कंपनी बनी, तो साथ ही मेरे बच्चे वहां पे इस प्रोफेशन की जरूरत पड़ी। वो क्यों जरूरत पड़ी आपको पता ही है मेरे बच्चे। मुझे ये बताइए, ये जो कंपनी थी, इस कंपनी की मैनेजमेंट और कंट्रोल किनके सपोर्ट थी बोला? डायरेक्टर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो याद करो हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टर्स क्या करेंगे, इस कंपनी को मैनेज करेंगे, इस कंपनी को मैनेज करेंगे। जब कंपनी को मैनेज करेंगे, तो कंपनी लॉ जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो याद है कि अब जाहिर बात है मेरे से, ये जो हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्टर्स हैं, ये शेयर होल्डर्स के एजेंट्स, और एजेंट जवाबदेह होता है अपने प्रिंसिपल। अब शेयर होल्डर उसके प्रिंसिपल है, और ये डायरेक्टर उसके एजेंट है। और ये डायरेक्टर जो हैं ये जवाबदेह हैं, ये जवाबदेह हैं किनको? शेयर होल्डर को। ये शेयर होल्डर को जवाबदेह हैं। अब जवाब कैसे देंगे, मतलब जवाबदेह होने का मतलब यहाँ पे क्या है, वो जो ये जो कारोबार है, इसका जो भी हिसाब किताब है,
ये शेयर होल्डर्स को बताएंगे, लेकिन किस शक्ल में, पहले तो आप देखें हिसाब किताब बनाने। अब ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अब जरा थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया कि कुछ लोग मिलकर अगर कंपनी बनाए तो कंपनी जिस दिन बन जाती है उस दिन एक अलग से इंसान बन जाती है। हमने डिस्कस किया इस इंसान की मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके पास चली जाती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चली जाती है। अभी हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर भी कि ये डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के दरमियान तीन तरह के ताल्लुक होंगे। ये डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर के दरमियान तीन तरह के ताल्लुक होते हैं। एक तो आपको पता ही है कौन सा ताल्लुक होता है, बोला एजेंसी वाला, कि शेयर होल्डर्स प्रिंसिपल है और ये जो डायरेक्टर्स हैं उनके क्या हैं, एजेंट। और दूसरा मेरे बच्चे एक लफ्ज हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, स्टीवर्ड्स का। स्टीवर्ड होता है रखवाला। जैसे होता है ना, किसी के पास वो भेड़ बकरियां हुआ करती थी, वो किसी बंदे के सपुर्द कर देता था कि भाई इसको चुराओ, है उसके सपुर्द कर दिया, अब वो उसका स्टीवर्ड कहलाता है उसका। अब वो भेड़ बकरियां सारी उसके सपुर्द कर दी, ये उसके उसके मान लो कि उसका एसेट है, उसकी मलकियत है एक मालिक की, लेकिन उसने किसी के सपुर्द कर दी। अब मेरे बच्चे इस कंपनी के अंदर सारा पैसा किसका लगा हुआ है, ये शेयर होल्डर्स का है, लेकिन उन्होंने किसके सपुर्द कर दिया इसको, डायरेक्टर्स। ऐसे में बच्चे, तो डायरेक्टर्स क्या हैं शेयर होल्डर्स की निगाह में, अब इस कंपनी के लिहाज से ये स्टीवर्ड्स हैं, ये रखवाले हैं। एक तो मेरे बच्चे ये स्टीवर्ड्स का, ये कुछ वैसे इन चीजों को लिखने की जरूरत है, सारा आपको समझने में मिल जाएगा, बस इनको वैसे ही देखें मेरे बच्चे, सारा किताब में भी लिखा मिलेगा। जो किताब में ना हो उसको हमें करने की जरूरत ही करूँ, हाँ जो पास पेपर में होगा उसको करेंगे, लेकिन भर। और तीसरा मेरे बच्चे एक होगा लफज, लफज बोला जाएगा अकाउंटेबिलिटी, जवाब दे अकाउंटेबिलिटी। अब देखो मेरे बच्चे एजेंसी का ताल्लुक भी है, वैसे भी एजेंसी में कवर हो जाना था, लेकिन बहरहाल उन्होंने लदा करके लिख दिया, क्योंकि हर एजेंट अकाउंटेबल होता है अपने प्रिंसिपल का, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये लफ्ज हम लदा रखेंगे। तो तीन तरह के ताल्लुक हम पढ़ेंगे, एक होगा एजेंसी का, स्टीवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कहते हैं जवाबदेही। अब डायरेक्टर्स के सपोर्ट हमने जब वो सारी कंपनी कर दी, अब डायरेक्टर जवाब दे हैं शेयर होल्डर्स को, लेकिन जवाब कैसे देंगे, क्या जवाब ही दे देंगे, ऐसे थोड़ी होगा। जवाब दे देने, यहाँ पे जवाब दे होने का मतलब क्या है मेरे बच्चे, वो हिसाब किताब देंगे शेयर होल्डर्स को, लेकिन हिसाब किताब पहले खुद रखेंगे तो हिसाब किताब देंगे ना। अब याद करें बचपन के अंदर हमने पढ़ा था कि कंपनी क्या करती है, कंपनी की जो डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो सही ट्रू ट्रू बुक्स एंड अकाउंट्स तैयार करेंगे, या ये कह लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करेंगे, सही सही इनकी जिम्मेदारी है। और ये कानूनी तौर पे भी है, याद रखिएगा कि डायरेक्टर ने क्या करनी है, सही बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करनी है, ट्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करेंगे। अब फिर मैं आपको सीधा याद करवाऊंगा, मुझे बताओ कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हुआ करती थी, क्या इसको डायरेक्टर इंस्पेक्ट किया करते थे, क्या डायरेक्टर इंस्पेक्शन की भी बात हो रही है मेरे से, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा वो सीधा वो अभी जरा उसको ना कर सोचे इसके बारे में, जब पढ़ लेंगे फिर हम करेंगे इंशाल्लाह। जिन्होंने पढ़ लिया है, क्या डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते थे, कर सकते थे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, अगर आपको याद हो। फिर हमने पढ़ा था वहीं पे एक टॉपिक था, क्या शेयर होल्डर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हमने कहा कि नहीं, ये तो मना है। हाँ, अगर जनरल मीटिंग के अंदर इजाजत मिल जाए या कहीं पे लॉ उनको इजाजत दे दें या इस तरह का मामला हो तो फिर उनको इजाजत मिल सकती है, अदरवाइज इनको एब्सोल्यूट इजाजत नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हिसाब किताब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की शक्ल में रखा है, ये तो हम शेयर होल्डर के सामने नहीं रखते, ये शेयर होल्डर के सामने नहीं जाता। तो सर फिर शेयर होल्डर को वो जो जवाबदेही है, ये जो कंपनी के डायरेक्टर वो जवाबदेही कैसे पूरी करते हैं शेयर होल्डर के सामने, मेरे बच्चे वो क्या करते हैं, इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या बनाया जाता है मेरे बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये किनके लिए तैयार की गई हैं, ये मेरे बच्चे तैयार की गई हैं शेयर होल्डर्स के लिए। ये लो भैया, ये कंपनी का जितना है पहले हिसाब किताब रखा, किस शक्ल में बोला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की शक्ल में। इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या बनाई जाती है मेरे बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये किनके लिए होती हैं, ये शेयर होल्डर्स के लिए होती है। अच्छा, इसके ये भी याद रखिएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लफ्ज बोला करते हैं हम, यूजर्स के लिए होती है, यूजर्स। अब ये जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये खाली ये शेयर होल्डर ही नहीं होते, हाँ कोई और भी हो सकते हैं, कोई प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर आपका मन कर रहा हो कि हम पीआईए में इन्वेस्ट करें, आपका दिल कर रहा होगा ना कि हम पीआईए के शेयर्स खरीद लें। अब देखो पिछले कई सालों से पीआईए लॉस में है, और पिछले दिनों में वो 10 अरब में सेल भी हो रही थी, अगर आपको याद हो। तो 10 अरब था या 10 करोड़ था, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं, मेरा ख्याल है कि 10 करोड़ की तो प्लॉट मिलता है, लेकिन मेरा ख्याल है 10 अरब था जो बोली लगी थी उसकी हाईएस्ट। अब लॉस वाला कारोबार जो पिछले कई सालों से लॉस में है,
उसको बेच रहे हैं, फेंक रहे हैं, बल्कि कोई उठाने को तैयार नहीं उसको। एकदम से खालस प्रॉफिट आ गया इस साल में। अब अकाउंटेंट्स लोगों के लिए बहुत बड़ी ये एक केस स्टडी होगी जब भी कभी ये चीजें सामने आई। अब हमारे ना ये ऑडिट के अंदर हम पढ़ेंगे एक पूरा, वो पढ़ेंगे रिलेटेड पार्टी, IS 24, अगर आपको याद हो। तो रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट होता है, जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो उनको याद है। तो रिलेटेड पार्टी में क्या होता है, एक कंपनी की अपनी एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, ये सारे इनके साथ ताल्लुकात वाली कंपनियां भी होती। खाली एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी नहीं होती। रिलेटेड पार्टी एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है। जिन्होंने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन याद करें कि हमने उसमें पढ़ी थी, चैप्टर नंबर, मेरा ख्याल है कि 10 के अंदर आई थी, चैप्टर नंबर 10 में, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वगैरह वाले में, उस चैप्टर के अंदर वो बहुत ताल्लुकात बताए हुए थे। तो यहाँ पे मेरे बच्चे, कंपनी क्या करती है, अपनी रिश्तेदार कंपनियों के साथ कोई लेन देन करके ना, तो अपनी नाकामियों को छुपाती है। अजीम कर लो, CFE है, ये कोई चीज बना के बेचती है, ये चीजें सेल ही नहीं होती इसकी। हम क्या करेंगे, हम अब सेल दिखानी तो है लेकिन सेल हो नहीं रही। हम क्या करेंगे, अपनी किसी रिलेटेड पार्टी, कोई भी हमारी इस तरह की कोई कंपनी होगी, हम उसको कहेंगे कि तुम खरीद लो। जब साल खत्म होगा, अभी हम सेल रिकॉर्ड कर लेंगे आपको बेच के, जब साल खत्म होगा तो हम आपसे दोबारा वापस ले लेंगे। गुड्स रिटर्न होगी जी, सेल रिटर्न होगी। लेकिन अभी सेल कर तो लो ना, ताकि हम किताबों में दिखा दें, साल एंड हो रहा है, सेल दिखानी भी तो है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, पहले सेल कर देते हैं। इस साल में हमने सेल दिखा दी, प्रॉफिट भी दिखा दिया। अगले साल में उन्होंने क्या कर दिया, सेल रिटर्न कर दी। वो अगले साल में देखेंगे क्या करना है उसको। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, रिलेटेड पार्टी को यूज करके कुछ खलवाड़ करते हैं। एक बहुत बड़ा हमारे जो सिलेबस के अंदर हिस्सा होगा, रिलेटेड पार्टी का हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। उस रिलेटेड पार्टी के चैप्टर के अंदर एनरॉन कंपनी, अमेरिकन एक कंपनी थी, ये बहुत बड़ा टाइकून एक कंपनी थी, जो बिलियंस में प्रॉफिट कमा रही थी। और रातों रात ये क्या कर गई, ये मेरे बच्चे दिवालिया होगी, बैंकरप्ट होगी। कैसे पॉसिबल है, वो एक पूरा खलवाड़ किया उसने। वो खलवाड़ जब आप पढ़ेंगे तो शायद PIA का भी आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि आखिर PIA में ऐसा क्या हो, है? कि एकदम से इतनी अचानक से इतना प्रॉफिट कैसे आ सकता। कहीं ना कहीं अकाउंटेंट्स ने कुछ तो मेरे बच्चे इसके अंदर किया है, और ये सारा कमाल अकाउंटेंट्स का। ऑपरेशनल तो वैसे ही PIA में कौन सा कुछ नया, कोई जहाज आगे नहीं या क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अकाउंटेंट ने कमाल किया है इसके अंदर। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मेरे बच्चे हकीकत भी यही है। लेकिन जब वो आएंगी इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाकी सारी चीजें, तो बाद में फिर पता चलेगा कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन अब मेरे बच्चे, कंपनी ने क्या कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की, डायरेक्टर्स ने, उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। अब ये बुक्स, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये किन के लिए हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। याद रखो कि लफज ये खाली शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होती। अभी मैंने आपको बताया, कोई प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर भी हो सकता है, मतलब जिसका दिल कर रहा है मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। या हो सकता है कोई बंदा उधार देने जा रहा था, है जो, हो सकता है इस कंपनी को कोई खरीदने जा रहा था। ये बड़े सारे लोग हो सकते हैं जो इसके यूजर्स होंगे, जो इनको यूज करेंगे। अब होगा क्या मेरे बच्चे, कॉमन सेंस है मेरे बच्चे। अब आप लोग यहाँ पे लाहौर आगे पढ़ रहे हो, घर वालों ने कुछ खर्चा खुर्चा भी दिया होगा, ये लो भैया महीना मैनेज करो इसमें। और जब महीना खत्म होगा तो घर वाले हिसाब किताब भी मांगेंगे। तो जब हिसाब किताब मांगेंगे, क्या उसमें आप बताएंगे कि देखे मैंने इतना महंगा मोबाइल भी लिया है, लेक्चर तो मैंने ऑनलाइन पे चला गया है, मेरे रूममेट ने लिए हुए थे, मैं उससे पढ़ रहा हूँ। वो जो घर वालों ने फीस दी थी, उससे मैंने मोबाइल खरीद लिया। क्या घर वालों को बताओगे आप लोग, हो ही नहीं सकता। इस बात को भी छुपाओगे। बड़े महंगे वाले ईयरबड्स ले लिए है मैंने, है फलानी चीज ले ली है, क्या इस तरह की चीजें घर वालों को बताओगे, हो ही नहीं सकता। तो चीजें तो छुपाओगे ना। ये वो चीजें हैं जो हम बताना नहीं चाह रहे घर वालों को। मेरे बच्चे, कंपनी की मैनेजमेंट है डायरेक्टर्स के सपोर्ट। क्या कंपनी के अंदर सारा कुछ सही ही हो रहा होगा, कुछ गलत भी तो हो रहा होगा ना, कुछ गलत भी हो रहा होगा। लेकिन मेरे बच्चे, क्या डायरेक्टर्स, अगर कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है, क्या वो शेयर होल्डर्स को बताएंगे, हो ही नहीं सकता। क्यों मेरे बच्चे नहीं हो सकता, याद करें हम कंपनी लॉ पढ़ा था, डायरेक्टर्स को रिमूव किया जा सकता है। शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। और जब डायरेक्टर को रिमूव करना था, मैंने आपको एक चीज बताई थी, सबसे पहले क्या सोचना है, वैसे मैं सी लॉ का भी जरा आपको याद करवाता जा रहा हूं। सबसे पहले क्या सोचना है, डायरेक्टर इलेक्टेड है या नॉन इलेक्टेड है। तो भूल गए ना मेरे बच्चे, सत्यानाश कर दिया। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये जो पढ़ाया होता है ना, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। पेपर दिया, अभी महीना भी नहीं हुआ, उसमें मान लो महीना हो गया, सब कुछ भूल भाल गए आपको। तो मेरे बच्चे, यही तो की जाती है आपसे। और पेपर पास सर, वो तो पास हो जाएगा इंशाल्लाह, और हो भी जाएगा जिन लोगों ने दे रखा है। लेकिन याद माशाल्लाह कुछ भी नहीं, अभी आज के दिन के ऊपर भी कुछ याद नहीं। खैर, तो इसलिए मेरे बच्चे ये भी भूल जाना आप। तो लेकिन बहरहाल करना क्या है, पेपर पास करना है। ले बेटा, अब हुआ क्या,
कि क्या कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी? नहीं, कुछ गलत भी हो रहा होगा। जब जो गलत हो रहा होगा, डायरेक्टर कभी भी शेयर होल्डर को नहीं बताएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हम अपने घर वालों से पैसा ले लूं कि पेपर पास नहीं कर रहे, उनको अभी फिलहाल तो बताए जा रहे हैं पास हो रहे हैं ये है, लेकिन वो पैसे को खाए पिए जा रहे हैं दोस्तों के ऊपर लटाए जा रहे हैं। लेकिन घर वालों को जब पता चलेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का तो पता होता है ना। इसलिए तो आगे कॉलेज को बताते हो, सर वो घर में से कोई आया तो उसको ये ना बताना कि वो पिछली तरह हिस्ट्री हुस्ट्री ना शेयर कीजिएगा। बड़े सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, सर वो घर वाले आएंगे या अब्बू की कॉल आएगी, सर उनको कहिएगा मेरा सारा माशाल्लाह पास है, फलाना लेवल नहीं हो गया यानी कि आपके साथ हम भी शामिल हो जाते इस मामले में। मैंने कहा कि बेटा एक ना एक दिन तो उनको पता चलना ही है, तो हमें बताने दें, हम तरीके से बता देंगे और आपकी अहमियत भी बता देंगे बेशर्म, तो उनके लिए कितना कीमती है। तो शायद आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप नहीं बता सकते तो हमें बताने का मौका दें, अगर उनकी कॉल आए तो हम उनको बता देंगे, लेकिन इतनी गारंटी देते हैं कि आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब बाद में पता नहीं वो कभी कॉल नहीं आई उनकी, क्या कहते होंगे लेकिन बहर अब हुआ क्या मेरे बच्चे, अगर इन कंपनी में कुछ गलत हो रहा होगा, वो शेयर होल्डर तक नहीं जाने देना। तो डायरेक्टर तो इस तरह की हरकत करेंगे, अगर कोई लॉस हो रहे होंगे वो लॉस को कन्वर्ट कर लेंगे। और आपके सामने एग्जांपल किसकी है? पीआईए। ये बातें बाहर नहीं बतानी, ये सिर्फ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये ना हो कि आप पीका एक्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो बंदा गलत इंफॉर्मेशन दे उसके खिलाफ सीधा सीधा कानून है। कभी भी सोशल मीडिया के अंदर किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कभी कुछ गलत नहीं लिखना, और ना ही कभी किसी बंदे को टारगेट करना है। ये बड़ा शदीद किस्म का कानून है, ये जो पीका एक्ट है। ये बचे जब तक बच सकते हैं मेरे बच्चे, जिसका दिल करे वो केस कर सकता है, और ये बनता भी है, और गवर्नमेंट इंजॉय भी करती है इसको। ले बेटा, अब जब कुछ गलत होगा तो डायरेक्टर उसको छुपाएंगे। तो छुपाएंगे मेरे बच्चे, तो जाहिर बात है कि आप अगर अज्यूम कर लो कंपनी लॉस में थी, कंपनी लॉस में थी, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एमी बिला वजह इसी तरह लेकर पार्टी ट्रांजैक्शन कर करके सेल्स को ओवरस्टेट कर करके इन्होंने प्रॉफिट में उसको कन्वर्ट कर लिया किसी भी तरीके से। अब मेरे बच्चे और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के शेयर होल्डर के सामने रखते हैं। शेयर होल्डर देख के प्रॉफिट बड़े खुश हैं, क्योंकि शेयर होल्डर मेरे बच्चे मासूम है। शेयर होल्डर कौन है? मासूम है। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हर एक को, कोई चंद एक हो भी सकते हैं जिनको नॉलेज हो, ये नहीं कि हर एक को नॉलेज होगा या हर एक को नॉलेज नहीं होगा। तो वो मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। हम यहाँ पे पढ़ा पढ़ा के मर गए, तब जाके आपको थोड़ी बहुत समझ आती है। तो आम बंदा जिसने इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट की होती है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मामला का क्या पता बेचारे को? ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये सारा कुछ क्या होता है उसको क्या पता? अब होगा क्या, इन मासूमों के सामने जब हम वो प्रॉफिट की फिगर दिखाएंगे ना, ये बड़े खुश होंगे। जैसे अभी हम हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सारे कह रहे हैं देखे हमने पीआईए को किसमें कन्वर्ट कर दिया, और जो पटवारी हैं वो सारे नारे लगा रहे हैं जबरदस्त, दे देखें हमारी गवर्नमेंट। मासूम है, उनको क्या पता कि क्या खिलवाड़ हुआ होगा उनके साथ। अब मेरे बच्चे ये सारे का सारा किसके अंदर हुआ है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हम शेयर होल्डर के सामने रखें, वो तो बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में तो लॉस था, लेकिन हमने क्या करके दिखा दिया उनको? प्रॉफिट। अब मेरे बच्चे इस तरह के खिलवाड़ होना शुरू हो गए यहाँ पे कंपनी के अंदर। जब इस तरह के खिलवाड़ होना शुरू हुए, तो वहां पे एक प्रोफेशन ने जन्म लिया जिसका नाम है ऑडिटिंग। तो वहां पे इस चीज की रिक्वायरमेंट नजर आई कि भैया ये तो गलत हो रहा है बेचारे शेयर होल्डर मासूम लोगों के साथ। होना क्या चाहिए जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन्होंने बनाई हैं? उन्होंने बनाई है जो कंपनी को मैनेज करने के लिए, उसको चलाने के जिम्मेदार थे, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के शेयर होल्डर के सामने रख रहे हैं। तो गालिब इम्कान है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ हो सकता है गलत बता रहे हैं। तो सर फिर क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करवाओ, चेक करवाओ, या उसके लफ्ज बोल ले, एग्जामिन करवाओ। सर एग्जामिन कौन करेगा? कहता कोई भी बंदा आके, कोई भी बंदा, कोई मिस्टर ए है, उसको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करवाओ। कहते मिस्टर ए कौन होना चाहिए? कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर? उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ ये भी तो सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी बंदा नहीं, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन वाला? सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी आएगा, लेकिन वो छोटी सी कंपनियों के लिए अभी हम पढ़ेंगे। जो 3 मिलियन तक का जिनका पेड अप कैपिटल हो, उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी उसका ऑडिट कर सकता है, लेकिन 3 मिलियन से ज्यादा जिसका पेड अप कैपिटल हो, उसका ऑडिट सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। खैर, तो मेरे बच्चे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, इसका मतलब एक और चीज भी आ गई, ये भी आप याद रखिएगा। बड़े सारे सीए फाइनलिस्ट हैं, वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। सर वो कैसे कमा रहे हैं? उन्होंने भी अपनी फर्म बना रखी है। सर वो कैसे बना सकते हैं? यानी को ये ना बोले कि फर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी। सर वो कैसे कर सकते हैं? वो टैक्स में काम कर रहे हैं। अब टैक्स का काम करने के लिए, एडवाइजरी, बुक कीपिंग, ये सारा कुछ करने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फर्म बनाए, उसमें आप काम ये करें। लेकिन जिस फर्म में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ना हो, वो ऑडिट नहीं कर सकते। ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, बाकी आप सारे काम कर सकते हो।
सब आप देखो, वकील वो ज्यादा टैक्स का काम करते हैं, यानी कि अगर हम इसमें फाइनेंस की बात करें तो क्योंकि टैक्स आपको पता है लॉ है, टैक्स लॉस, टैक्स भी लॉ है, तो लॉयर वो करते हैं, लेकिन लॉयर को बेचारे को ये जरा नुकसान होता है कि उनको अकाउंटिंग का इतना नॉलेज नहीं होता। लेकिन जो अकाउंटेंट होता है, इसमें हमने कमाल ये पैदा कर दिया है, इसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज भी है, इसके पास मेरे बच्चे हम साथ उसको टैक्स लॉज भी पढ़ाते हैं। तो ये दोनों चीजें जब मर्ज होती है, ये कमाल का बंदा बनता है। ये ज्यादा उनसे बेहतर तरीके से टैक्स कंसल्टेंसी करते हैं जो हमारे सीए के लोग होते हैं। तो वो ज्यादा, और अब तो पैसा ही सारे का सारा टैक्स में पड़ा हुआ है। खैर, अब मेरे बच्चे हुआ क्या, हमने कहा कि कोई बंदा आए, वो क्या करे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक या एग्जामिन करे, और फिर वो चेक और एग्जामिन करके क्या करेगा, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। क्या करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। उस रिपोर्ट में बताएगा कि मैंने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लिया है, और जहां तक मेरा ख्याल है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ भी गलत नहीं है, या ये अल्फाज, वो देखेंगे अल्फाज क्या रखेगा। अच्छा, तीन तरह के अल्फाज हुआ करेंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, लफज बोला करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। या लफज बोला करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। या एक और तीसरा ऑप्शन भी हुआ करेगा कि वो फलाने पॉइंट के अलावा, इसमें वो जो फलानी फिगर है इन्वेंट्री की फिगर, उसके अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। इस तरह के अल्फाज भी होंगे हैं, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री, बाकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो सही है। यानी कि ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट में कितनी तरह की पॉसिबिलिटी होंगी, या तो कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, सही है, अल्फाज बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है भाई, आप लोग, आपने मुझे कहा था कि इसको चेक करो, मैंने चेक कर लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ये सही है। या वो बोलेगा मैंने चेक किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। या वो बोलेगा कि मैंने चेक कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, स्वाय इसमें डेटर्स के बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, वो सही है। तो ये तीन तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं जब हम रिपोर्ट करते हैं बीइंग ऑडिटर। अब होगा क्या मेरे बच्चे, सर अगर ये ऑडिटर डायरेक्टर्स का ही रिश्तेदार हुआ, तो खुद सोचें, आप लोग सब सीएफई के डायरेक्टर बैठे हो, और आप लोगों ने क्या की, बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार की होंगी, उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या तैयार की होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीधा आप शेयर होल्डर के पास भेज दोगे, नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार की, बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, ये सीधा शेयर होल्डर के पास नहीं जाएंगे, बल्कि इनको क्या करेंगे, एग्जामिन करवाएंगे, चेक करवाएंगे। और चेक कौन करेगा आके, ऑडिटर करेगा। और ऑडिटर कौन होगा, इंजीनियर, डॉक्टर, या कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। खाली लफज अकाउंटेंट नहीं बोलना, हर अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता मेरे बच्चे, बीकॉम वाले, एमकॉम वाले, ये सारे अकाउंटेंट ही है। लेकिन ये कौन चेक करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट हम किसको कहते हैं, जो आई कैप का मेंबर, उसका मेंबर होना जरूरी है। जैसे आप लोग आई कैप के मेंबर हो, स्टूडेंट हो, आप लोग मेंबर नहीं हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, जो बंदा भी मेंबर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कुछ, पहले क्लास इतने बजे खत्म हो जाया करती थी क्योंकि टाइम एक्सटेंड किया। खैर, अब मेरे बच्चे, हमने ये कहा कि अगर ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने आया था, अगर ये रिश्तेदार होता, अच्छा मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, आप सब लोग सीएफई के डायरेक्टर्स हो, आप लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार की, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर लें। अब आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना है, हमने बोला चेक करवाना है, और ये चेक कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो अभी देखेंगे अपॉइंट कौन करेगा। अब ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, आप लोग सब लोग परेशान बैठे हुए थे क्योंकि आप लोगों ने दो नंबरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के अंदर, और आपको पता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो नंबरी की हुई है। अगर किसी को हमने ऐसे बंदे को चेक करवा दिया जिससे हमारे ताल्लुकात ना हुए, उसको तो ढूंढ लेगा इसके अंदर दो नंबरी, और वो शेयर होल्डर को बताएगा कि आपके साथ दो नंबरी हो रही है, और शेयर होल्डर क्या करेंगे, हमें रिमूव कर देंगे। और वो जो हमारी इतनी यशी हो रही है, बेगम दुबई मान लो कि शॉपिंग करने के लिए गई हुई है, बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गाड़ियां घर में खड़ी हुई हैं, स्विमिंग पूल है, पता नहीं क्या कुछ है, वो तो सारे सूख जाएंगे, सारे रुल जाएंगे, क्योंकि नौकरी से निकाल दिया, सारा कुछ ही गया। या कहीं पे रिश्ते की बात चल रही होगी, या कहीं रिश्ता हो गया होगा, सारा कुछ खत्म। मेरे बच्चे, सारी बात है नौकरी की बेस पे ही तो होता है? क्यों नौकरी हासिल करते हैं, ताकि बता सकें देखो भैया हम फलानी नौकरी करते हैं, ताकि अच्छी रिश्तेदारी भी हो जाए, सारा कुछ ही मेरे बच्चे, दुनिया के अंदर ये सारा कुछ ही होता है। खैर, अब डायरेक्टर्स की ख्वाहिश होगी कि कोई बंदा ऐसा आ जाए जो हमारे जानने वाला हो, हमारा ख्याल रखे, ये जो ऑडिटर है। अब यहाँ पे कानून बीच में आ गया। कानून कहता है, यहाँ पे दो चीजें होंगी, कानून भी होगा और मेरे बच्चे एथिक्स भी होंगे, वो दोनों चीजें। वो कहेंगे ये जो ऑडिटर है, ये क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा बंदा
जिसका ना याद करें, अच्छा वैसे अगर आपको याद हो, जब हमने सी लॉ के अंदर प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, और प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर आपको याद हो एक्सपर्ट की रिपोर्ट हुआ करते थे, वो भी रिपोर्ट देता, वो भी रिपोर्ट देता, और वो भी एक्सपर्ट था बिल्कुल। और याद करें वो एक्सपर्ट के अंदर अकाउंटेंट भी था, अगर आपको याद हो। हाँ, तो कहने का ये मतलब कि ये जो वहां पे हमने पढ़ा था कि वो जो एक्सपर्ट होना चाहिए वो ऐसा हो जिसका कंपनी बनाने और चलाने वालों से कोई ताल्लुक ना हो। सेम यहां पर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसका डायरेक्टर जो कंपनी चलाने वाले हैं उनसे कोई ताल्लुक ना हो। अच्छा, खाली ये नहीं कि डायरेक्टर के साथ ताल्लुक ना हो, शेयर होल्डर के साथ भी कोई ताल्लुक ना हो, ये उनका भी ना। अच्छा, ये ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? कौन करता होगा ऑडिटर अपॉइंट? हाँ, अगर आपको याद हो, एजीएम, और एजीएम का ऑडिट बिजनेस 4 हुआ करते थे। उन 4 ऑडिट बिजनेसेस में से एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उसकी रेम्यूनरेशन तय करना था, अगर आपको याद हो। इसका मतलब क्या हो, एजीएम किन की होती है? मेंबर्स। तो ऑडिटर अपॉइंट कौन करते हैं? मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, ये हर साल अपॉइंट किया जाता है, वो हम जब पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। लो बेटा, ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? बोला मेंबर्स। और ये कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो और साथ क्या हो? इंडिपेंडेंट। ले बेटा, ये थोड़ी सी आपको चीज की समझ आई कि आपका ये जो ऑडिट का प्रोफेशन है ये किस वजह से बना है? कंपनी होने की वजह से। अगर दुनिया के अंदर कंपनियां ना होती तो मेरे बच्चे आपका ऑडिट, ये ऑडिट का प्रोफेशन नहीं होना था। और कंपनियां में मेरे बच्चे, ये कंपनियों में कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेपरेशन होती है, मालिक अलग होते हैं और कंपनी चलाने वाले अलग होते हैं। इसलिए कंपनी चलाने वाले जब हिसाब किताब रखते हैं मालिकों के सामने, हमें लग रहा होता है शायद 2 नंबरी ना हो रही हो। उस 2 नंबरी से बचने के लिए मेरे बच्चे हम क्या करते हैं? हम एक इंडिपेंडेंट बंदे को अपॉइंट करते हैं, और वो इंडिपेंडेंट बंदा क्या करता है? वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है, और एग्जामिन करने के बाद एक रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट के अंदर वो बताता है वो 3 तरह की बात है, ये वाली। उस रिपोर्ट में बता रहा होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, उस रिपोर्ट में बता रहा होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, या उस रिपोर्ट में बता रहा होगा स्वाय फलाने मैटर के बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, वो सही है। याद रखोगे मेरे इतनी सी बात। अब जरा थोड़ी सी बात, अगर थोड़ा सा ये हमें पता चल गया, ये हमने वैसे ही देख लिया यहाँ। ऑडिट किसका होता है बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कहाँ पे जरूरी होता है बोला? कंपनीज के अंदर। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद करें, चैप्टर नंबर 11। ऐसी कंपनी जिसका मान लो कि पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक हो। बेटा इसको जल्दी 1-2 दिन चाहे ना ही करो, लगवाएं से, ऐसे बच्चे ही खेल लें, अटेंडेंस ना ही लगवाएं। चलें, ले बेटा, जरा दोबारा बताइएगा। ऑडिट किसका होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये ध्यान रखना है मेरे बच्चे। ऑडिट किसका करेंगे हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ पे बनाई जाती है? जाहिर बात है, कंपनी के अंदर। और याद करें, जब हमने लॉ सी लॉ पढ़ा था, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि हर वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है, तो मेरे बच्चे वो क्या करेगी? उसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं। 1 मिलियन तक का जिसका पेड अप कैपिटल है ना, कुछ ऐसी कंपनी भी होती है जिनको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती। और वो कौन सी होती है वाला? जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक हो, इससे ऊपर 3 मिलियन तक हो, तो फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकते हैं, एसीए में भी कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं इकट्ठी करके आपको बता दूंगा। अच्छा, जितनी बातें ना ये मोस्टली रिपीट होनी है, परेशान नहीं होना, ये अभी तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो ऑडिट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और क्योंकि मेरे से बात कर लोगों को लग रहा था कंपनी का ऑडिट, कंपनी का ही ऑडिट होता है, लेकिन आगे उस किस चीज का हो रहा होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं तो हम कर क्या रहे होते हैं? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करते हैं। और ये कर कौन रहा होता है? बोला ऑडिटर। ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है, और एग्जामिन करने के बाद मेरे बच्चे वो क्या करता है? अपनी एक रिपोर्ट देता है, अपनी एक रिपोर्ट देता है। या तो वो कहेगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, सही नहीं है, या फलाने मैटर के अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये सही है। दोबारा से मेरे बच्चे, ऑडिट किस चीज का होगा बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये किस चीज को चेक करने के लिए होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है। अज्यूम कर लो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो, एक और चीज याद रखनी है आज के दिन के ऊपर आपने, जब आप यहां से निकले क्लास से, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो, हम लफ्ज बोला करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट है। लफ्ज क्या बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? मिस स्टेटमेंट है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो तो एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है? मिस स्टेटमेंट है।
और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हुई हैं, मिसस्टेटमेंट आई है, ये आपने हमेशा याद रखनी है, सिर्फ दो वजह से हुआ करेगी, कोई तीसरी वजह है ही नहीं। या तो मेरे बच्चे होगी एरर, या होगा फ्रॉड। इन दो के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी तीसरी वजह से किसी तरह की मिसस्टेटमेंट नहीं। ऑर्डर किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करता कौन है? ऑडिटर। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्यों किया जाता है? ताकि देखा जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ गलत तो नहीं, कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं। और ये जो मिसस्टेटमेंट होती है, ये हमेशा कितनी वजह से हो सकती है? सिर्फ दो वजह से। यकीन कर लें, वल्लाह कोई तीसरी वजह है ही नहीं। और जितनी बातें आपको बताई जाएं, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं लिखी हुई भी मिल जाएंगी, बस याद रखिएगा। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं आपको बताई जा रही, ताकि हमें पता चले कि क्या कल मैं आपसे तवक्को करूं कि क्या कुछ आपके दिमाग में हो। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होगी, मिसस्टेटमेंट होगी, वो दो वजह से हो सकती है, या तो फ्रॉड होगा या एरर हो। और मेरे एरर तो आप जानते हैं क्या होती है वाला, जो अनजाने में गलती हो, जो अनजाने में, जिसको वो होता था ना उसके अंदर, लॉ के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन और कॉर्जन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन वहां पे थी, जो मिस्टेक हुई है, लेकिन ये नहीं कि किसी बंदे ने गलत बयानी की है, लेकिन उसकी गलत बयानी करने की नीयत नहीं थी, अनजाने में बेचारे ने गलत बयानी कर दी। तो मेरे बच्चे, अनजाने में जो गलती होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जैसे जस्ट एग्जांपल अज्यूम कर लो, एक 100 रुपए की सेल हुई, 100 रुपए की सेल हुई। जब मैं कंप्यूटर में एंटर कर रहा था, मुझे नहीं पता चला, वहां पे मेरे बच्चे गलती से एक सिफर ज्यादा लगे। ये क्या, ये सेल सही रिकॉर्ड हुई है? गलत रिकॉर्ड हुई है? क्या जानबूझ के हुई है या अनजाने में हुई है? अनजाने में हुई है। तो एक्चुअली ये किस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती आई हुई? एरर की वजह से। लेकिन मेरे बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है, इस दफा फाइनेंशियल स्टेट हमारी सेल बड़ी कम थी, हमारी सेल कम थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, जितनी सेल है, जैसे अभी हमारे हमारे मुल्क के अंदर पिछले दिनों में हुआ, 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ था, पिछले साल 2023 24 24 में हुए थे इलेक्शन, 24 में ही हुए थे। तो साल 2024 के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था। उसमें मान लो कि हम नवाज शरीफ के हल्के की बात करते हैं। नवाज शरीफ जो वो बेचारी, वो खातून है जो कैंसर की मरीज, उसको एक हल्के में अज्यूम कर लो, उसको वोट पड़े थे 900। नवाज शरीफ को पड़े थे अज्यूम कर लो 150। अब मेरे बच्चे वहां पे, अब जाहिर बात है कि हमने अपने शेर को जिताना था। हमने क्या कर दिया? हमने जानबूझ के यहाँ पे एक सिर्फ एक सिर्फ एक 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 और लगा दिया, या अज्यूम कर लो कि हमने एक सिफर और लगा दिया, जिसको हम कहते हैं फॉर्म 47 हमने तैयार किया। तो ये मेरे बच्चे हम जानबूझ के कर रहे थे, इसको क्या बोलेंगे? ये फ्रॉड है। ऐसे यहां पर भी होगा, कंपनी के अंदर भी, कंपनी भी बड़ी सारी इस तरह के मामला करेगी। जैसे अज्यूम कर लो, वैसे ही मैं आपसे सवाल करता हूँ, दो तरह की लाइबिलिटीज होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, करंट और नॉन करंट। कंपनी के लिहाज से इन दोनों लाइबिलिटीज में से ज्यादा खतरनाक लाइबिलिटी कौन सी होती है, करंट या नॉन करंट? करंट लाइबिलिटी, ये हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि ये अभी आपने फौरन पे करना है। अज्यूम कर लो हमारी जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं वो है मेरे 100 रुपए की, और जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो है 1000। टोटल लाइबिलिटीज कितनी है? 1100 की टोटल लाइबिलिटीज हमारी इतनी है। लेकिन हमने जानबूझ के क्या किया, क्योंकि लोग परेशान ना हो जाए कि पता नहीं हमारे पास तो इतनी लिक्विडिटी है ही नहीं कि हम 1100 रुपया पे कर सकें। हम तो पहले ही कहीं दिवालिया होने के करीब हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी का मतलब फॉरन पे करने हैं, और हमारे पास इतना पैसा ही नहीं। लोग सोचेंगे, जितने भी हमारे, जो जिनकी इंटरेस्ट है, चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे जिनके हमने पैसे देने हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं, वो सोचेंगे भैया कंपनी तो कहीं दिवालिया होने वाली है, क्योंकि हमारे पास 1000 तो है ही नहीं कि हम पे कर सकें। हम क्या करेंगे? हमने जरा थोड़ी सी वो की, हमने ये एक सिर्फ यहाँ पे लगा दी, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी को 1000 कर दिया, और करंट लायबिलिटीज को कितना कर दिया? 100। टोटल लायबिलिटीज कितनी है? 1100 ही। लायबिलिटी हमने पूरी पूरी बताई है। ये भी जानबूझ के कहीं ना कहीं हमने क्या कर रहे हैं? हम फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस तरह की मेरे बच्चे कुछ चीजें होंगी। या मान लो कि हमने सेल हमारी हो ही नहीं रही, हमने अपनी रिलेटेड पार्टी को सेल कर दी, और हमने डिस्क्लोज नहीं किया कानूनी तौर पे। हमारे स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, चलो कानून ना लफ्ज बोलो, स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है कि जब भी किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो, उसको डिस्क्लोज करो कि ये जो सेल हुई है, ये किसके साथ हुई है? हमारी रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है। हमने रिलेटेड पार्टी को सेल की, लेकिन हम दिखाना चाह रहे थे हमने बाहर सेल्स किया, अपनी रिलेटेड पार्टी को नहीं की, हमने उनको डिस्क्लोज ही नहीं की। तो ये क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम फ्रॉड कर रहे हैं। मिसस्टेटमेंट है, ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो दो ही वजह से मेरे बच्चे मिसस्टेटमेंट हो सकती है। ऑडिटर क्या चेक करने जा रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? क्या मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। और ये मिसस्टेटमेंट कितनी वजह से हो सकती है? दो वजह से, एरर और
फ्रॉड। यहाँ तक की बात याद रखोगे मेरे बच्चे, हमारी क्लास का टाइम समाप्त हुआ, कल मेरे बच्चे एक्चुअली हम इसको इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे। किताबें आप सबके पास हों, आज ही मैं आपके नोट्स शेयर कर दूंगा। अभी उन नोट्स को ना देखिएगा, पहले हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ लेंगे उस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, या जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे साथ साथ आप उसको वहां से कीजिएगा, पहले वहां से पढ़िएगा उस टॉपिक को, एंड टॉपिक का उसका नंबरिंग भी वही होगी जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की। पहले वहां से पढ़िएगा, इंतहाई आसान सादा अल्फाज में, फिर आप किताब से पढ़िएगा, आप इंशाल्लाह आपके लिए और आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है मेरे बच्चे, कोशिश होती है उसी तरह 5-7 मिनट के अंदर क्लास शुरू हो जाए, तो इंशाल्लाह किताबें मेरे बच्चे सबके पास